वकील साहब कोर्ट का ऑर्डर सुनाकर और कोर्ट के पेपर्स रचित के हाथों देकर चले जाते हैं। कोर्ट के ऑर्डर पर अब रचित का कपूर मेंशन से जाना कैंसल हो जाता है। ये बात जब सरला जी को पता चलती है वो भगवान को ढेरों आभार प्रकट कर रही होती। वजह चाहे कोई भी हो, अब उसके बेटे बहू के रिश्ते को सुधार होने का एक मौका मिल गया। रचित का घर बस जाए, सरला जी भगवान से प्रार्थना करने लगी। वही मिस्टर कपूर भी कोर्ट के ऑर्डर से खुश थे। उन्हें अपनी बिगड़ी हुई बेटी को सुधारने की उम्मीद जाग जाती है। रचित को अब 6 महीने तक यही रहना है। इस बीच उनकी बेटी अपनी जिद छोड़ दे और रचित को और इस शादी को खुशी खुशी अपना ले। जहां सरला जी और मिस्टर कपूर कोर्ट के ऑर्डर से खुश थे, वहीं रचित आने वाले तूफान के लिए सर पकड़े बैठा था। देवयानी रोज की तरह दोपहर 12 बजे उठी। उसके उठने से पहले कॉफी उसके बेड तक पहुंच चुकी थी। अंगड़ाए लेकर वो अपनी नाइट ड्रेस में ही कॉफी का मग लिए रूम से बाहर निकलती है। आज वो काफी खुश नजर आ रही होती है, इसलिए खुद में बातें करती हुई कहती, वाह, आज काफी रिलैक्स फील कर रही हूँ, वरना इतने दिनों से उस मिडिल क्लास माँ बेटे ने मेरी नींद हराम कर रखी थी। अच्छा हुआ वो लोग चले गए, तभी तो रिलैक्स फील कर रही हूँ। डिम्पी गुनगुनाते हुए अब हॉल में आती है। सामने रचित और सरला जी को डाइनिंग टेबल पर देखती है। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता और कॉफी के मग की मौत आ जाती। व्हाट द हेल, तुम माँ बेटे अभी तक यही हो, देवयानी चिल्लाते हुए कहती और सबका ध्यान उस पर चला जाता। तभी मिस्टर कपूर देवयानी को शांत रहने को कहते। डिम्पी कम डाउन, ऐसे सुबह सुबह नहीं चिल्लाते। व्हाट डैड, ये लोग अपने बोरिया बिस्तर लेकर बैठ गए हैं, जाने का नाम तक नहीं लेते और आप कह रहे हैं कम डाउन। एंड यू मिस्टर मिडिल क्लास, कल की बेइज्जती से तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई, अभी तक अपना मनहूस फेस लिए मेंशन में पड़े हो। ओह वेट, कहीं ऐसा तो नहीं इस आलीशान बंगले में हमेशा के लिए रहने का तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं? डिम्पी बौखलाए सी कह रही थी, तभी तेज आवाज से रचित उसे चुप करा देता। शट अप। रचित बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वो डाइनिंग टेबल से उठकर सीधे हॉल में पड़े पेपर्स देवयानी के हाथों में पकड़ा देता। ये क्या है? किस चीज के पेपर्स मुझे दिखा रहे हो? देवयानी भड़कते हुई कहती हैं। तुम पढ़ी लिखी हो ना, खुद ही पढ़ लो या मैं पढ़कर सुनाऊं? रचित ताना कसते हुए कहता, जिससे देवयानी चीर जाती। यू, तुम्हें तो मैं। देवयानी पेपर्स पढ़ती रही। जैसे जैसे वो पेपर्स पढ़ रही थी, उसकी आंखें हैरानगी से फैल रही थी और अंत में वो फिर से चिल्ला उठी। व्हाट रबिश, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती इस सो कॉल्ड ऑर्डर को। मुझे एक मिनट भी इसके साथ नहीं रहना और कोर्ट मुझे 6 महीने तक साथ रहने के लिए ऑर्डर दे रही। नो नेवर। देवयानी पेपर्स पढ़कर हाइपर हो जाती हैं और उसके मुंह में जो आता है बोलती जाती। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ रहना का। अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया होता तो आज तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ती। रचित देवयानी को गुस्से से देखता हुआ कहता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट कर लूंगी? तुम माँ बेटे को कपूर मेंशन से जाने का कोई इरादा लगता नहीं मुझे। आई एम श्योर तुमने ही जज को बताया होगा शादी के बारे में। देवयानी रचित पर झकती हुई कहती हैं। अगर मुझे कुछ बताना ही होता तो सबसे पहले जज के सामने तुम्हारी करतूत बताता कि तुम किस एंगल की लड़की हो। मैं तो क्या तुम्हारे साथ कोई भी लड़का नहीं रह सकता? रचित कसते हुए कहता है। तभी मिस्टर कपूर उन दोनों के बीच बचाव में आते हुए कहते। ओ कम ऑन चाइल्ड, तुम लोग इतने लड़ क्यों रहे हो? सिर्फ 6 महीने की ही बात है, फिर तो तुम दोनों ही अपने रास्ते। फिलहाल तब तक के लिए कोर्ट के ऑर्डर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, इसमें मैं भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और अगर तुम लोगों ने कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं किए, फिर चाहकर भी एक दूसरे से आज़ाद नहीं हो पाओगे। सो जो भी फैसला लेने सोच समझ कर लेना माय चाइल्ड। कहते हुए मिस्टर कपूर एक नज़र उन दोनों पर डालते हैं और व्यंग मुस्कान उनके चेहरे पर रहती है। वैसे ही सरला जी दबी हुई मुस्कान छुपाए चुपचाप उन दोनों को देखती रही। देवयानी गुस्से से पैर पटक कर रूम में चली जाती। वही रचित भी अब मेंशन में नहीं रुकता। रचित के मेंशन से बाहर निकलते ही उसे कॉल आता है। दूसरी ओर से बात करते हुए रचित के हाव भाव बदल जाते।
बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब मेरे पास और भी ज्यादा समय मिल गया अपने दुश्मन के साथ रहने का और उस पर कड़ी नजर रखने का, वरना उस पागल लड़की ने तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर रखा था। बट थैंक्स, तुमने टाइम पर कोर्ट के ऑर्डर को संभाल लिया। अब हमें अपने नेक्स्ट प्लान पर फोकस करना चाहिए। कहते हुए रचित फोन डिस्कनेक्ट कर देता और उसके चेहरे पर सपाट भाव बने हुए थे। यहाँ देवयानी रूम में जाकर गुस्से से पागल होती जा रही थी। उसने कमरे का सारा सामान फेंक दिया था। उसने अभी अभी अपने फैमिली लॉयर से बात की थी, जिससे उसके मन मुताबिक काम न होने पर उसने अपना फोन खिड़की से बाहर फेंक डाला था, जो सीधे मेंशन के गार्डन पर आकर गिर पड़ा। रचित उस गिरते हुए फोन को देखकर उसके चेहरे पर व्यंग मुस्कान छा जाती। सिली गर्ल। शाम तक रचित ऑफिस से मेंशन वापस लौट आता है। मेंशन आते ही रचित सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है। सरला जी इस समय अपने व्हीलचेयर पर बैठी किताब पढ़ रही होती हैं। रचित एक ठंडी आह भरते हुए उनके पास जाता है। माँ, आपको कहा था ना मैंने खाना खाकर टाइम पर सो जाना, फिर भी आप जागी हुई है। क्या करूं बेटा, मेरा अकेले खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। बहू भी घर पर नहीं है और समधी जी भी घर पर नहीं है। माँ, सर भी मेरे साथ ही ऑफिस से निकले हैं, आते ही होंगे, और आपकी बहू का कुछ मुझे नहीं पता। आप चलिए, हम खाना खा लेते हैं। रचित अपनी माँ को लेकर नीचे डाइनिंग टेबल पर जाता है। तब तक मिस्टर कपूर भी आ जाते हैं। रचित अपनी माँ के साथ साथ मिस्टर कपूर के लिए भी खाना सर्व कर देता है। ये देखते हुए मिस्टर कपूर भावुक हो जाते हैं। रचित बेटा, जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम में अपने बेटे का अक्ष नजर नजर आता है। अगर मेरा बेटा होता तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होता, पर डिम्पी को लेकर हमेशा से चिंता के घेरे में डाल रखा है। मैं चाहता था वो भी तुम्हारे साथ रहकर कुछ सीखे। परिवार क्या होता है, अपनों का सम्मान कैसे किया जाता है, ये सब कुछ वो तुमसे सीखे। पर शायद मेरे ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ कर रख दिया। समधी जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा रचित है न, वो बहू को सब समझा देगा। देखना, एक दिन वो सब कुछ सीख जाएगी, फिर आपको खुद अपनी बेटी पर गर्व महसूस होगा। सरला जी मिस्टर कपूर को ढांढस बंधाते हुए कहती हैं। तभी रचित उन दोनों के बीच कहता है, माँ, आपके दवाई का टाइम हो गया है, आप कमरे में चलिए। सर, आप भी कमरे में आराम कीजिए। रचित बेटा, लेकिन बहू कब तक आएगी, क्या बात हुई तुम्हारी उससे? सरला जी रचित की ओर देखकर कहती है, माँ, मैंने कहा है न, वो हमारी बात नहीं सुनेगी, उसका आना जाना सिर्फ वही तय करती हैं। रचित अब की झिल्लाते हुई कहता। रचित, ठीक कह रहा है सरला जी। वैसे मैंने भी उसे कॉल किया था, बट कोई फायदा नहीं। उसकी फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, वो उसी के साथ है और वो उसे घर भी छोड़ देगी। मिस्टर कपूर की बात सुनकर सरला जी अपने कमरे में जाने को होती, वही मिस्टर कपूर भी बुझे मन से अपने कमरे में चले जाते। सभी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। देवयानी नशे में धुत होकर फिर घर आती हैं और लड़खड़ते हुए कदमों से अपने कमरे की ओर जाती हैं। वो इतनी नशे में होती कि कमरे की लाइट भी बिना ऑन किए वो अंदर जाती हैं। तभी किसी चीज पर से उसके पैर टकरा जाते और वो सीधे बेड पर गिर पड़ती। आह, तुम! लाइट जलते ही देवयानी झिल्ला उठी, क्योंकि उसके बेड पर लेटा हुआ रचित था, जिसके ऊपर देवयानी गिर पड़ी थी। हाउ डेयर यू! देवयानी उठने की कोशिश करती, लेकिन नशे की वजह से लखा कर फिर से रचित के ऊपर गिर पड़ती। नशे में मुझे मारने का प्लान बनाकर आई हो? इतनी पीती क्यों हो जब होश नहीं रहता तुम्हें? चलो उठो मेरे ऊपर से। रचित देवयानी पर धक्का देकर खुद से दूर करता हुआ कहता। हाउ डेयर यू! मेरे ही रूम में आकार मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। लिसन, ये घर मेरा और इस रूम में तुम खड़े हो, वो भी मेरा नाव गेट लॉस्ट। देवयानी बौखलाए हुई थी कहती। ओह रियली? शायद तुम्हें नशे में याद नहीं कि हमें कोर्ट से ऑर्डर मिले हैं साथ में रहने को, वरना मुझे कोई शौक नहीं तुम जैसी नशेड़ी लड़की के साथ एक रूम में रहना। रचित कसे हुए भाव से कहता हुआ और देवयानी के हाथों वही कोर्ट के पेपर्स थमाते हुए कहता। व्हाट द हेल! अब क्या मैं पूरे 6 महीने तुम्हारे साथ एक ही रूम में रहूं? नो नेवर! तुम्हारे मानने या न मानने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस शादी को तुम ही कोर्ट तक ले गई। मैं तो कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्टली मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, और अगर मैं या तुम ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं तो कोर्ट भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, फिर जिंदगी भर मुझे झेलना होगा तुम्हें।
मैं 1 मिनट भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती और साथ रहने की तो दूर की बात है। फिर तो अच्छी है, अब तुम्हारी मर्जी, मेरे साथ प्यार से रहो या नफरत से, बट रहना तो हमें साथ में ही होगा। कहते हुए रचित साइड बेड पर आराम से लेट जाता है। ओह हेलो, तुम इस बेड पर नहीं सो सकते क्योंकि ये मेरा बेड है। ओके तो ये लो पिलो और ये रहा तुम्हारा कवर। फर्श पर बहुत जगह है, सो जाओ आराम से। रचित देवयानी को भड़काते हुए खुद आराम से सो जाता। यहाँ देवयानी झिल्ला उठती हैं। आई किल यू। झिलाते हुए देवयानी को वही फर्श पर सोना पड़ा। शराब के नशे के कारण उसे नींद जल्द आ गई। आधी रात को जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उस समय रचित बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल जाता। वो कमरे से निकलते वक्त अपने दाएं बाएं देखकर ऊपर के कमरे की ओर जाने लगता। वो कदमों के आहट के बिना उस ओर बढ़ रहा होता। ऊपर कमरे की कतारों को देखकर वो कोई निश्चित कमरा देख रहा होता है जिसे उसकी तलाश थी। आखिरकार वो कमरा उसे मिल ही गया जो सबसे आखिरी हिस्से में था। लेकिन उस कमरे में ताले लगे होने के कारण रचित अब वापस अपने कमरे में लौट जाता। कमरे में जाने पर उसकी नज़र देवयानी पर पड़ती है जो नशे के कारण बेशुद्ध सी फर्श पर सो रही थी। उसे इस तरह सोते देख रचित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेर जाती। वो उसके करीब जाता और गोद में लिए बेड के दूसरे साइड लेटा देता और खुद सोफे पे सो जाता। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।